हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स थी जो कोचिंग में कोटा की कोचिंग में कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चों ने कुछ एक क्वेश्चन के आंसर दिए, कुछ डाउट पूछे। और आप कमेंट करो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके और उसकी रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, एक कमेंट था बच्चे का कि सर फ्रिक्शन बाय रबिंग, फ्रिक्शन मतलब चार्जिंग करने का एक मेथड होता है फ्रिक्शन, उसमें दो बॉडी अगर कंडक्टर होगी तो सर क्या होगा, तो वो दोनों चार्ज नहीं होगी फ्रिक्शन से। पहली बात, फ्रिक्शन मतलब चार्जिंग का मेथड जो बाय फ्रिक्शन है उसमें एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर। ये लाइन लिख लेना, एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर बाय फ्रिक्शन वाली चार्जिंग में। क्यों? क्योंकि अगर दोनों कंडक्टर होंगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव वापस डिस्चार्ज हो जाते हैं हाथों हाथ। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन हो जाता है। कंडक्टर में क्या हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है। और कंडक्शन होते ही बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन यहाँ पे था कि यहाँ पे Q था और दूसरा चार्ज यहाँ पे कितना था 25Q, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कॉमन सेंस से थर्ड चार्ज, ये दोनों फिक्स नहीं है, ये दोनों फिक्स। कल का होमवर्क कर रहे हैं अपन, कल का होमवर्क डिस्कशन चलेगा। अच्छा, तो थर्ड चार्ज लाइट से यहां रख दिया मैंने, और वो कैपिटल Q चार्ज है। कैसा चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है। दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको d गिवन है। कितनी गिवन है, d गिवन है। तो ये वाले डिस्टेंस मान लो x कंसीडर कर लेता हूं। कितनी कंसीडर कर लेता हूं, x। तो ये वाले डिस्टेंस d माइनस x हो जाएगी, होगी नहीं होगी, फटाक से। सबको विजिबल है ना कि बहुत छोटा लिख रहा हूं, सबको विजिबल है d माइनस x। ओके ओके ओके, सबको विजिबल है। ये x कंसीडर कर लिया, ये मैंने d माइनस x कंसीडर कर लिया। अब सर इसका नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे। अब समझना कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है। ये वाला Q चार्ज है, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, क्या पता ये बैलेंस हो गया। अब इसको देखो, इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इधर लगाएगा, तो ये तो स्टेबल नहीं रहेगा ना। ये स्टेबल करने के लिए इसको मैंने नेगेटिव लिया। क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो ये तो हो गया, ये तो स्टेबल हो गया। अब ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ना। और ये वाला प्लस 25 Q इस पे इधर लगाएगा और माइनस ये लगाएगा। देखो ये भी स्टेबल हो गया। देखो इसको देखो, ये वाला माइनस Q है तो इस पे इधर लगाएगा, और ये प्लस Q है इस तरफ लगाएगा। तो ये देखो स्टेबिलिटी पूरे सिस्टम की। देखो 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 देखो, मतलब साफ साफ पता चल गया कि ये चार्ज होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सबको पता चल गया नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सर ये डिस्टेंस x की बात करते, फटाक से यहाँ पे फोर्स लिख लो। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की फटाक से वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KQ 25Q डिवाइड बाय d माइनस x का होल स्क्वायर। करेक्ट। KQ कैंसल, यहां से फटाक से आ गया d माइनस x इक्वल टू 5x। मैंने रूट फटाक से ले लिया। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करो, कैलकुलेशन क्या करो, फास्ट करो। x को उस साइड ले गया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास d बाय 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, d बाय 6। x की वैल्यू मिल गई मेरे को d बाय 6। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, जब भी मैग्नीट्यूड चाहिए, जब भी मैग्नीट्यूड चाहिए अननोन चार्ज, जब भी Q का मैग्नीट्यूड चाहिए, जब भी Q का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस Q पे फोर्स मत लिखो। यहां तो इस पे फोर्स लिख डालो, यहां पे इस पे फोर्स लिख डालो। बोलो किस पे लिखना है। चलो मैं इस स्मॉल Q पे लिख के बताता हूं। स्मॉल Q पे फोर्स क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगा। इस तरफ कितना होगा फोर्स, इस तरफ फोर्स हो जाएगा आपका KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर। और x की वैल्यू तो d बाय 6 है ना, तो d स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसका और इसका फोर्स कितना हो जाएगा, इसका और इसका फोर्स हो जाएगा KQ इंटू 25Q डिवाइड बाय d स्क्वायर। सिंपली कितनी डिस्टेंस है, d स्क्वायर ने d स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिए। यहां से आपके पास KQ कैंसिल, नो नो नो, Q कहां से कैंसिल होगा भाई, Q तो निकालना है, KQ कैंसिल हो गया।
इसके बाद आपके पास आंसर क्या आ गया, कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू 25/36 स्मॉल q, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन चार्ज। कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम अब ज्यादा कराने से कोई फायदा नहीं है, जो समझदार स्टूडेंट होंगे वो एक दो प्रॉब्लम में समझ आते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लूंगा, फटाक से ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब 11 थोड़ा बहुत देखो, 12th और 11th, क्योंकि आपको पता है जेई और नीट में 11th और 12 लगभग 45-55 के रेशियो में रहता है, ठीक है। 11 45, 12 55 के रेशियो में रहता है, कभी कभी तो 50 के रेशियो में रहता है, ठीक है। तो 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो। कितने स्टार लगा लो, 5 स्टार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास दो चार्ज है, ये Q है और ये वाला भी Q है, दोनों फिक्स है, दोनों क्या है, फिक्स, दोनों फिक्स है। केस की स्टडी कर रहे हो 1 by 1। अगर मैं मिडल में कैपिटल Q चार्ज रखूं, मिडल में कितना चार्ज रखूं, कैपिटल Q चार्ज रखूं, तो क्या स्टेबल होगा, बिल्कुल। अब देखो, अगर मैं इसको x से ले जाऊं, इस प्लस Q को मैं इस तरफ ले जाऊं, इस प्लस Q को मैं इस तरफ ले जाऊं, मान लो मैंने इस तरफ ले गया, तो ये वाला Q के पास चला गया, तो ये डिस्टेंस कम हो गई, ये डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो ये इसको रिपेल करेगा, वापस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये चार्ज इस तरफ आना चाहेगा, अगर ये चार्ज इस तरफ आना चाहेगा, यहां देख, यहां पे आ जाएगा, जैसे चार्ज वापस इस तरफ आना चाहेगा, जैसे ये चार्ज यहां आ जाएगा तो ये वाला रिपेल करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि इसको रिपेल किया जा रहा है दोनों साइड से, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल समझा देता हूं। 11th में मैं ऐसा पढ़ाता हूं कुछ अलग तरीके से, कि अगर आपके पास ये देखो, ये ऐसा करके ऐसा जोन है, ऐसा पहाड़ी है, समझो पहाड़ी है। अगर मैं पहाड़ी पे यहाँ पे बॉल रखूं, एक छोटी सी बॉल है, अब समझने की कोशिश करना, बॉल अभी रुकी हुई है। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा टच करूं, तो ये बॉल इस पोजीशन पे लौट के कभी नहीं आएगी, या तो इधर धक्का दो तो इधर चली जाएगी, इधर धक्का दो इधर चली जाएगी। तो ये होगी आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर मैं बॉल की यहां पे बात करूं, अगर आपकी बॉल यहां पे होगी और मैं इसको थोड़ा सा अप ले जाऊं और छोड़ दूं, तो ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। इसको मैं इधर ले जाऊं और छोड़ दूं तो वापस ये इधर की तरफ आ जाएगी, मतलब जिस पोजीशन पे थी वहीं पे आना चाहती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पे देखूं, प्लेन सरफेस है, अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा स्लाइटली या मूव करा दूं तो बॉल वहीं रहेगी ना, कहीं नहीं जाना चाहेगी, तो इसे बोला जाता है न्यूट्रल। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। तो इसमें बात कर रहे हैं कि ये वाला चार्ज मैंने इधर ले गया तो वापस इधर आना चाहता है, इधर ले गया तो इधर आना चाहता है। इसका साफ साफ मतलब है ये वाला पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हुई अलोंग एक्सिस। ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं और ऊपर वाले को वाई एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं। तो अलोंग एक्स एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। अब अलोंग वाई एक्सिस की बात कर लो फटाक से। अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, समझने की कोशिश करना। अगर मैं क्यू चार्ज को यहां ले जाऊं, इस क्यू चार्ज को मैं ऊपर ले गया थोड़ा सा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको बोलेगा भाग जा, यहां से धक्का मारेगा, और ये वाला चार्ज भी इस पे क्या करेगा, धक्का मारेगा। दोनों के धक्के की वजह से नेट धक्का ऊपर लगेगा और ये चार्ज लौट के वापस नहीं आएगा। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपको, फटाक से विजिबल है सबको। ये वाला पार्ट हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। सर अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता, चलो दूसरा केस स्टडी करते फटाक से। दूसरा केस यही स्टडी करते। अगर ये वाला दोनों चार्ज अभी भी फिक्स है, अभी भी क्या है, फिक्स, और यहां पे माइनस क्यू लेता, यहां पे अगर मैं माइनस क्यू लेता, समझना मिडल पे स्टेबल है, जैसे मैंने थोड़ा इधर ले गया तो ये वाला बोलेगा तू तो मेरे बहुत करीब आ गया, और करीब आ जा, मतलब फोर्स डोमिनेट कर रहेगा और ये चार्ज उधर भाग जाएगा। तो ये वाली हो जाएगी अलोंग एक्सिस अनस्टेबल। तो इसका लिख लो पहला पॉइंट।
और ये था दूसरा पॉइंट। तो इसमें पहले पॉइंट में क्या हो जाएगा, सेम लाइन अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो की फ्रेम में है ना, वीडियो की फ्रेम में है, हाँ वीडियो की फ्रेम में। अगर मैं इस क्यू चार्ज को मिडल पॉइंट से ऊपर ले जाऊं, मान लो मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग देखना आप, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज यहां ले जाऊंगा तो ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव बोलेगा मेरी तरफ आ जा, और ये वाला पॉजिटिव बोलेगा मेरी तरफ आ जा, तो ये नेट नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अगर ये नीचे ले जाऊं तो ये वाला बोलेगा मेरी तरफ आ जा, और ये वाला बोलेगा मेरी तरफ आ जा, और ये नेट ऊपर चला जाएगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेशन करेगा। कहने का मतलब ये वाला सेकंड केस में y एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। क्या सबको समझ में आया, नहीं आया? बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं क्वेश्चन लेता हूं फटाक से। इसमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं कि देखो ये ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा है, यहां पे ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा है। तो दोनों केस में अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और नेगेटिव क्यू चार्ज है तो ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो आपको दोनों केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। और क्या ये मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ऐसे सेम होगी या नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन उठाता हूं मैं पहला क्वेश्चन फटाक से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू। दोनों के बीच का सेपरेशन मैं 2D कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या मिडल में कैपिटल क्यू रखना पड़ेगा, यस और नो? अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूं, स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज, यहां पे ले जाया और मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन है इफ, ये तो दोनों फिक्स है, ये स्मॉल क्यू दोनों साइड फिक्स है। फिक्स का मतलब मैंने इसको बांध रखा है, कहीं नहीं जा सकते। इफ कैपिटल Q is slightly displace and release, then it performs oscillation. Find out time period of oscillation. Find out time period of oscillation. फटाक से ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। ऑसिलेशन का क्या बताना है आपको, टाइम पीरियड बताना है। कैसे बताओगे? अब देखो, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। पहले बात ये एसएम होगी नहीं होगी वो देख लेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस मिडल में होगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी। तो ये भी डी होगी तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी डी माइनस एक्स। होगी नहीं होगी? तो इस क्यू की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, और इस क्यू की वजह से थोड़ा सा फोर्स कम लग रहा होगा। लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? तो इसमें मैं नेट फोर्स लिखने जा रहा हूं। ये इसका नाम दे देता हूं 1 और इसका नाम दे देता हूं 2। तो फोर्स 1 की वजह से और दूसरे को लिख लेता हूं फोर्स 2 की वजह से। बहुत बढ़िया। तो नेट फोर्स लिख रहा हूं। क्या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे नेट फोर्स कितना है, F1 माइनस F2। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर F2 माइनस F1 क्यों नहीं लिख रहे हो? मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। मैंने इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कंसीडर किया है। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F1 की वैल्यू लिखो फटाक से, F1 की। इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स d प्लस x डिस्टेंस है, तो k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन d प्लस x का होल स्क्वायर माइनस k कैपिटल स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय d माइनस x का होल स्क्वायर। यही तो वाला F2 फोर्स होगा। बहुत बढ़िया। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये a माइनस b का स्क्वायर है और ये a प्लस b का स्क्वायर है और ये a माइनस b का स्क्वायर है। एलसीएम लो फटाक से। अब मैथ्स की बात है। k कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन ले लिया और देखो नीचे मैंने एलसीएम ले रहा हूं। ये a प्लस b है और ये a माइनस b है, तो हो जाएगा सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो ये वाली चीज इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि d माइनस x का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड आ जाएगा d प्लस x का होल स्क्वायर।
क्या ये सबको समझ में आया नहीं आया? इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं के क्यू क्यू डिवाइड बाय एम, इस साइड ले आया मैं, और यहां नीचे क्या हो जाएगा? देखो x स्लाइटली का मतलब x इज वेरी लेस देन d, x बहुत छोटा है d से, इसका मतलब x स्क्वायर को आप टेंड्स टू 0 लिख सकते हो, d के सामने x स्क्वायर की कोई औकात नहीं है, x भी d से बहुत छोटा है, तो x स्क्वायर तो d स्क्वायर के सामने 0 हो जाएगा, तो नीचे वाले टर्म को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इस x स्क्वायर को मैंने 0 कर दिया, तो ये हो गया आपके पास d की पावर 4, कितनी होगी? d की पावर 4, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले में खोलोगे तो डी स्क्वायर और यहां भी दिखेगा डी स्क्वायर, कैंसिल, यहां खुलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, वहां भी खुलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां खुलेगा माइनस 2dx और यहां खुलेगा प्लस 2dx, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 2dx दो टाइम हो गए, माइनस 4dx बन जाएगा, कितना बन जाएगा? माइनस 4d इंटू एक्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब देखो एक d ने एक d को कैंसिल कर दिया, तो यहां पे बन गया आपका डी क्यूब, क्या बन गया? डी क्यूब, बहुत बढ़िया। तो आपके पास आंसर क्या आया? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स के क्यू क्यू डिवाइड बाय एम डी क्यूब डिवाइड बाय एम डी क्यूब इंटू एक्स। देखो ये एक्सेलरेशन कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स दिख रहा है, एक्सेलरेशन देखो अगर नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, तो ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, फटाक से पोज करके नोट कर लिया करो, फटाक से पोज करके नोट कर लिया करो, फटाक से। अच्छा, तो एक्सेलरेशन आया आपका माइनस 4k क्यू क्यू डिवाइड बाय एम डी क्यूब इंटू एक्स। देखो 11th क्लास याद करो, 11th क्लास में a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था, तो ये एसएसएम होती थी, क्या होती थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओहो, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये वाली चीज आपकी ओमेगा स्क्वायर हो गई, तो टाइम पीरियड सिंपली होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा का क्या मतलब? रूट ऑफ 4k क्यू स्मॉल क्यू, और रूट में ऊपर चला जाएगा एम डी क्यूब। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? तो ये वाली चीज फटाक से टाइम पीरियड वाला आंसर लिख डालो, सारे बच्चे लिख डालो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू ये आ गई। आया समझ में सबको? रफ करूं, लिख डालो, पोज करके लिख डालो। अगर मैं ये प्लस क्यू लूं और ये भी प्लस क्यू लूं, और ये फिक्स है, ये कैसे है? फिक्स। अगर मैं सेंटर में माइनस क्यू लूं, क्या लूं? माइनस क्यू, और उसको वाई अलोंग एक्सिस स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, मतलब थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं और छोड़ दूं, तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि इसका इस मोशन, ये मोशन ऑसिलेशन करेगा, ये एसएसएम होगा नहीं होगा? मैं बताता हूं एसएम होगा। आपको टाइम पीरियड बताना है, क्या बताना है? इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड आपको कमेंट करना है। देखो मैं तरीका बता देता हूं, आप पोज करके सोच सकते हो, मैं तरीका बता देता हूं कि जब ये पार्टिकल यहां पे जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस अगेन 2d है, तो ये डिस्टेंस d हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी d हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने स्लाइटली y ऊपर ले गए, तो ये क्या करेगा? ये वाली डिस्टेंस, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, मान लो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा F, ये मान लो 1 है तो F1, और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल लगेंगे, तो ये वाला भी फोर्स F होगा और ये वाला भी फोर्स F होगा, क्योंकि दोनों से इक्वल डिस्टेंस है ना। बहुत बढ़िया, आप ये y ले गए तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस याद है ना? रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस ट्रायंगल से ये भी डिस्टेंस वही हो जाएगी रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं। देखो इस फोर्स का ये एंगल थीटा कंसीडर कर लो, ये वाला एंगल, चलो ये इसको थीटा कंसीडर कर लो, इसको थीटा कंसीडर कर लो, इसको थीटा कंसीडर कर लो, तो दो कंपोनेंट आ जाएंगे f cos थीटा, इसका भी आ जाएगा f cos थीटा, और f sin थीटा इधर की तरफ आएगा। ये दो फोर्स f है ना, तो इधर आ जाएगा f cos थीटा, इसका भी आ जाएगा f cos थीटा, तो नीचे हो जाएगा 2f cos थीटा, और इधर की तरफ f sin थीटा वाले कंपोनेंट बैलेंस कर देंगे, मतलब इस पे नेट फोर्स लग जाएगा। F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और F नेट कितना हो जाएगा? 2f cos थीटा, कितना हो जाएगा? 2f
cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब f की वैल्यू क्या होती है, k q q, तो f की वैल्यू हो जाएगी k q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर कर रहे हो तो ये आ गया इनटू cos थीटा। इस ट्रायंगल को देखो और cos थीटा बताओ, आपको याद हो तो देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये वाला एंगल थीटा है, ये y है और ये वाली डिस्टेंस रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझने की कोशिश करना। तो इस ट्रायंगल से ये एंगल 90 समझ सकता हूं मैं, ऐसे देख लूं, मैं कैसे देख लूं, ऐसे देख लूं तो मेरे को cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे पास cos थीटा सिंपली हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू y बाय रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस और बहुत बढ़िया। तो फटाक से cos थीटा यहां पे रिप्लेस कर दो, cos थीटा की वैल्यू y अपॉन रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पहले लिख देता हूं, d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और m को इस साइड ले आता हूं, m को मैं इस साइड ले आ गया इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2k q डिवाइड बाय m d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू y इक्वल, हाँ ये एक्सेलरेशन इक्वल हो गया। एक बात बताओ, y बहुत स्मॉल है, y मैंने बोला था स्लाइटली डिस्प्लेस, तो इसमें भी स्लाइटली डिस्प्लेस लेना है, तो y को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो d स्क्वायर की पावर 3/2 है तो स्क्वायर कट जाएगा, नीचे d क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाक से मैं इसको रफ करके थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं आपको दिखे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2k q डिवाइड बाय m d क्यूब, ये वाले टर्म को मैंने जीरो कर दिया, क्या कर दिया, जीरो नेगलेक्ट कर दिया, इनटू y। देखो ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अब माइनस साइन क्यों नहीं लिया सर, आपने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया तो माइनस अपने आप आ जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। ये वाला चीज ओमेगा स्क्वायर है तो फटाक से टाइम पीरियड आ सकता है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 2k q रूट में ऊपर आ जाएगा m d क्यूब। क्या सबको समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ अलग आया, तो सारे बच्चे नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई दोनों, जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले मैं एक होमवर्क दे देता हूं, उससे पहले मैं एक सिंपल सा होमवर्क दे देता हूं कि अगर आपके पास एक क्यू चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको मैं दो टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करूं, इस कैपिटल क्यू चार्ज को दो टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करूं, इसके दो टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करूं कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए। मान लो इसको मैंने डी डिस्टेंस के लिए सेपरेट कर दिया, तो फोर्स मैक्सिमम आना चाहिए। फोर्स क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। मान लो एक टुकड़ा था स्मॉल क्यू, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इन दोनों के बीच में फोर्स लिख लो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर, यही तो होगा। तो फोर्स मैक्सिमम करना है, फोर्स मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछे और मैक्स का फॉर्मूला लिख दो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपली क्या कर दो, डिफरेंशिएट। पर किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे ये वेरिएबल कौन है, स्मॉल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू तो गिवन है फिक्स। अब क्यू को कैसे तोड़ना है, ये क्यू डिपेंड करेगा, तो आपको मैक्सिमम के लिए df by dq शुड बी इक्वल टू 0 लिख लेना है। इसको डिफरेंशिएट करो, k और d स्क्वायर का तो कोई रोल ही नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा, q माइनस q का 1 हो गया और q स्क्वायर का हो जाएगा 2q इक्वल टू 0। यहां से q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q बाय 2। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना फटाक से डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, वैसे मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, पर आप टेंशन मत लो। ये वाला q इस q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो q इंटू q, तो इस स्मॉल q का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, चलो मैं बता देता हूं।
Q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो Q लिख लिया, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 2Q हो जाएगा, बस खत्म। या समझ में आया नहीं आया? इसी को तो मैंने जीरो के इक्वल कर दिया, मतलब आधा आधा कर दो तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। दोनों चार्ज को कितना कर दो, आधा आधा कर दो, एक चार्ज के दो टुकड़े आधे आधे कर दो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी चीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी। पर सर इन रियलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, फील दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं, आपके पास एक चार्ज है Q, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लाओ, मान लो आपने लाया कोई Q नॉट, ऐसे Q नॉट, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसको कैसे पता चला कि तेरे पास कोई चार्ज आया? अरे ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई चार्ज आया? इसकी आंखें तो नहीं है अपनी तरफ, तो देखो कोई चार्ज आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके पास लाऊंगा तो इसको दिख जाएगा, मतलब ऐसा ऑर्गन्स तो नहीं है, कोई सेंसरी ऑर्गन्स। तो आपको साफ साफ पता चल गया कि ये एक स्पेस होगा, एक इसके पास रीजियन होगा जिसमें कोई अनदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब एक रीजन समझ जाओ कि मेरे इलाके में आएगा तो मैं तेरे पे फोर्स डालूंगा। फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स रिपल्शन भी हो सकता है, मतलब रिपल्शन नेचर का भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमें क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसको कौन सा चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं वो समझाऊंगा। अब समझो कि इस क्यू ने अपने आसपास कोई न कोई इलाका क्रिएट किया होगा। ये क्यू के जोन में जैसे ही ये क्यू इतनी डिस्टेंस पे आया तो इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ होगा, और फोर्स की वैल्यू सिंपली हो जाएगी के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही तो कूलम फोर्स होगा। अब मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, फोर्स अपॉन क्यू, टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये ट्रू तभी है, लाइन सुनना, बड़ी बड़ी किताबों में ऐसा लिखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका क्या मतलब, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो क्यों लिखा सर? क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए। सर कितना छोटा? ये क्यू नॉट मिनिमम इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। सर कितना छोटा? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। बहुत बढ़िया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर क्यू के पास में लाया जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट, ऐसा लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज is defined as इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंट बाय वेक्टर E, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? ऐसे थ्योरी बढ़ानी है, मैं थ्योरी सिखा रहा हूं आपको, सारी नहीं लिखवाऊंगा, पर आप समझो कि थ्योरी कैसे, कॉपी कैसे करनी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? अगेन मैं बोर्ड का टॉपर था इसलिए बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे थ्योरी, बेवकूफ बनाना है आपको। क्या करना है अल्टीमेटली? बेवकूफ बनाना। आपको बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट सिंपली हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगी? कूलम। न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगी? कूलम। अच्छा, एक और बात बताओ, ये होगी न्यूटन अपॉन कूलम, या फिर इसको वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हो, है ना? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वीडी, यानी कि वोल्ट अपॉन मीटर। और इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर, बाद में बताऊंगा। वोल्ट अपॉन क्या होती है? मीटर होती है। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मेरी पहले बातें सुनो, पहले मेरी बातें सुनो। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थियरी बढ़ा रहा हूं, देखो बोर्ड में कैसे लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m1 l1 t1, है ना, बिल्कुल गलत, m1 l1 t माइनस 2, ये याद रखना है। फोर्स होता है मास इनटू एस रिलेशन, तो m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन चार्ज। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा I होता है क्या, Q अपॉन T, तो Q क्या हो जाएगा I इंटू टी। Q क्या हो जाएगा I इंटू टी। क्या इसको मैं एम्पियर इंटू टाइम लिख सकता हूं, तो नीचे A1 इंटू T1 लिखा जा सकता है, और इसका फटाक से डायमेंशन फॉर्मूला आ गया M1 L1 T माइनस 3 A1, ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या सबको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डाला मैंने। अच्छा, अपन बात कर रहे थे कि सर ये टेस्ट चार्ज छोटा क्यों होना चाहिए, ये बहुत ही टेंस टू जीरो क्यों होना चाहिए, तो सिंपल सा आंसर होगा कि अगर कोई बड़ा चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गलत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी अपना इलाका प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज होता है वो अपना इलाका, अपना रीजन बनाता है, ये भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना डालेगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी होगी वो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गलत हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कुछ नहीं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर एक ऐसा स्पेस सराउंडिंग में, किसी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा स्पेस जिसमें कोई अनदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, बहुत बढ़िया। आपके पास पॉइंट चार्ज Q गिवन है, कितना गिवन है, Q गिवन है, इससे R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कोई न कोई यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाया होगा, कोई न कोई यहाँ पे क्या लाया होगा, टेस्ट चार्ज लाया होगा। अच्छा, टेस्ट चार्ज लाया होगा तो यहाँ पे फोर्स लिख डालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी सिंपली Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया, और इसमें आ जाएगा R कैप के अलोंग। देखो फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, R कैप के अलोंग, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी इस पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में और लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिंपली KQ डिवाइड बाय RQ इंटू R वेक्टर। ये होगी नहीं होगी फटाक से, क्योंकि R कैप को लिखा जा सकता है, बिकॉज R कैप को क्या लिखा जाएगा, R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, और मैग्नीट्यूड ऑफ R इसमें R क्यूब बन गया। क्या सबको समझ में आया, नहीं आया? अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, अगर ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव होगा तो अवे, पॉजिटिव होगा तो अवे, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, नेगेटिव होगा तो क्या, टुवर्ड्स चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। बहुत बढ़िया, तो ये चीज लिख डालो, ये वाली चीज लिख डालो फटाक से। बहुत बढ़िया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई होगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई होगी। अब बातें करते हैं कुछ अच्छी अच्छी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अगली चीज लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
लाइन चार्ज यानी कि आपके पास पॉइंट हो गया, अब कोई ना कोई ऐसा समझो लाइन चार्ज होगा, मतलब आपके पास मान लो एक वायर है, मान लो आपके पास एक वायर है, इसका प्रूफ देखना बहुत काम आएगा। वैसे ही बोर्ड में है नहीं, लेकिन पहले हम पढ़ते थे उस टाइम आया करता था। मान लो ये एक वायर है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम पर मीटर, कितनी दे रखी है, लैम्बडा कूलम पर मीटर, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है हर जगह। बहुत बढ़िया। इस वायर से डी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मान लो ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। तो जिनको आता है अच्छी बात, नहीं तो चलो ट्राई करते हैं। मान लो यहां से y एक्सिस पे थोड़ा वायर हाइट ऊपर गए और मैंने dy स्मॉल टुकड़ा लिया, आपको दिखा रहा हूं, विजिबल हो इसलिए बहुत बड़ा लिख रहा हूं, मैंने dy टुकड़ा लिया। इस dy पे कुछ न कुछ चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट पे, जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया है ना छोटा सा, आपको दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटा लिया। तो इस dy पे चार्ज मान लो dq है, इस dy पे चार्ज कितना कंसीडर कर लेता हूं, dq। तो dq क्या हो जाएगा, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इनटू लेंथ कितनी है, dy, क्योंकि ये कूलम पर मीटर है तो किसी लेंथ dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर देता हूं, लैम्बडा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा क्या होता है, q अपॉन l, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अगला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा आपका q अपॉन एरिया, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप ऐसे कर सकते हो q अपॉन वॉल्यूम, लैम्बडा सिग्मा और रो 3D के लिए यू समझो कि ये सरफेस के लिए, ये वॉल्यूम के लिए और ये लेंथ के लिए। क्या कुछ समझ में आया नहीं आया, पटाख से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके होते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये एक्स्ट्रा चीज मैंने बता दी, आपको नोट कर देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, अरे होगी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी dE। और dE क्या अभी तो सिखाया था, k dq अपॉन ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d, तो ये कितनी हो जाएगी, d sec थीटा। ये r किसके इक्वल हो जाएगा, d sec थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा, d sec थीटा। कैसे हुआ, इस ट्रायंगल को देखो, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, d बाय r, तो r इक्वल टू, अरे cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, cos थीटा लिखोगे d बाय r, ये तो लिखोगे ना, cos थीटा लिखोगे d बाय r, तो फटाक से आपका हो जाएगा r इक्वल टू d sec थीटा। आप ट्राई करना, आप ट्राई करना, क्या हो गया लाइट को, भाई मस्ती क्यों कर रहा है। हाँ, d क्या हो गया, k dq अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d sec थीटा, तो d sec स्क्वायर थीटा, यस और नो। और dq लिख लेंगे अपन लैम्बडा इनटू dy, dq क्या लिख लेंगे, लैम्बडा इनटू dy, तो आपके पास हो गया k इनटू लैम्बडा अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू dy, यस और नो। ये सबको समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्बडा अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा dy, ये इलेक्ट्रिक फील्ड y बदलोगे तो भी वेरी करेगा और थीटा बदलोगे, क्योंकि ऊपर जाओगे तो एंगल बदलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वायर की फाइनाइट लेंथ है, वायर कैसा है, लाइन चार्ज, और फाइनाइट वायर, कैसा वायर है, फाइनाइट वायर, फाइनाइट लेंथ का वायर है, कैसा वायर है, फाइनाइट वायर। तो ये वाला मान लो ये मैक्स हाईएस्ट पॉइंट यहां तक जाएगा ना, तो इस एंगल को मैं थीटा 1 कंसीडर कर लेता हूं। देखो एंगल की डायरेक्शन ऐसे ली है और ये लोएस्ट पॉइंट है इसका, तो ये वाला इसका हो जाएगा थीटा 2 नीचे की डायरेक्शन, थीटा 2 किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। लेकिन ये गलत तरीका है। बोला क्यों सर, आपने तो सिखाया था अगर कोई चीज निकालनी हो तो छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दो। हाँ मैंने सिखाया, लेकिन यहां खास बात सुनना,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट रेजोल्यूशन करने के बाद इंटीग्रेशन करता है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो सीधा इंटीग्रेशन करता है। सर वेक्टर क्वांटिटी तकलीफ क्या? तकलीफ ये है कि थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एंगल बदलोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, इसलिए डायरेक्शन बदल जाती है, इसलिए इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। तो ये नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट तोड़ने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ये लाइन कॉपी के ऊपर लिख लेना। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। अब अपन बात करते हैं, ये वाली चीज थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, फटाक से लिख लो, काम आएगी। k लैम्डा अपॉन d sec स्क्वायर थीटा इनटू dy। ये वाली चीज मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। अच्छा, ये वाली लाइन है, मान लो इसको हॉरिजॉन्टल बोल दूं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE है तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा आपके पास DE cos थीटा, और नीचे की तरफ वर्टिकल में हो जाएगा आपका DE sin थीटा। होगा नहीं होगा? फटाक से ये बताओ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या इसको कभी-कभी परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। यस और नो? बहुत बढ़िया। सर थीटा की लिमिट कहां से कहां लगेंगे? देखो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन, इस वायर से परपेंडिकुलर लाइन पे डिस्टेंस पे मैंने थीटा 1 लिया है, वो क्लॉकवाइज लिया है, और थीटा 2 है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इसीलिए लिमिट लगेगी आपकी माइनस थीटा 1 से माइनस थीटा 2 से प्लस का थीटा 1। बहुत बढ़िया सर। DE की वैल्यू लिखो। DE की वैल्यू कुछ ये थी, k लैम्बडा अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू dy इंटू cos थीटा इंटू क्या हो गया? cos थीटा। यहां पे तो cos थीटा और dy दोनों वेरिएबल है। एक मैं काम कर सकता हूं, इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस थीटा 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस थीटा 1 को भूल जाओ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y बाय d इक्वल टू tan थीटा? अरे tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y बाय d इक्वल टू tan थीटा? यस और नो? पक्का? तो इस d को मैं इस साइड ले जाऊं तो y इक्वल टू हो गया d tan थीटा। फटाक से लिख लेता हूं y इक्वल टू d tan थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो dy हो जाएगा, और d, अभी इस d को d से मत काट देना, ये d डिस्टेंस है और डिफरेंशिएशन वाला d है। ठीक है, समझ में आया ना? tan थीटा का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये वाली चीज मैं वहां रिप्लेस कर देता हूं, ये dy वाली वैल्यू वहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल टू लिमिट में लगा लूंगा k लैम्बडा, dy की वैल्यू क्या आई? d sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया d sec स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे है d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, और d थीटा साथ में आ गया, d थीटा क्या आ गया? साथ में आ गया। तो ये d से d कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इस d से इस d को मत कैंसिल करना, नालायको ये डिफरेंशिएशन वाला है और ये डिस्टेंस वाला है। कुछ समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया सर। हमारे लिए d सब एक जैसे होते हैं। माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब क्या करना है? k लैम्बडा और d तो कांस्टेंट है, तो आपका आ गया k लैम्बडा बाय d बार, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो फटाक से मैंने लिख लिया sin थीटा। क्या लिख लिया? sin थीटा। और लिमिट कहां से? माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो ये फटाक से आ जाएगा k लैम्बडा बाय d। अपर लिमिट लगाओगे तो sin थीटा 1, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस sin थीटा प्लस का sin थीटा हो जाता है, और ये हो जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। बायो वालों तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो टेंशन मतलब, अपर लिमिट पहले रखोगे तो sin थीटा 1 माइनस sin माइनस थीटा 2, और एक और चीज मैथ्स में याद रखना, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो इसीलिए वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा ना, तो ये वाला माइनस थीटा 2 प्लस कर देगा। समझने की कोशिश करना, खुद से स्टेप लिखना। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गई k लैम्बडा बाय d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। यहां तक नोट कर लो सारे बच्चे, फटाक से नोट करो। वर्टिकल फील्ड निकालना, पोज करके नोट कर लिया करो, पोज कर लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। अब मैं वर्टिकल फील्ड निकाल रहा हूं। वर्टिकल फील्ड ये वाली वर्टिकल फील्ड, ई वर्टिकल क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डी ई साइन थीटा का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। फटाक से डी की वैल्यू वही हो जाएगी, के लैम्बडा बाय डी कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा,
और माइनस थीटा 2 से थीटा 1 लिमिट हुई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई यहां से k लैम्डा बाई डी, तो पिछली तरह कांस्टेंट आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां लगा रहा हूं, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। फटाक से ये आ गया k लैम्डा बाई डी। पहली लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1, दूसरी लिमिट लगाओगे तो ये ऑलरेडी माइनस है ना, एक काम करते हैं इस माइनस को बाहर रख लेते हैं, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस माइनस थीटा 2, कॉस माइनस थीटा 2। और कॉस ये जैसा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस को खा जाता है, माइनस को कॉस खा के प्लस ही रखता है, तो ये माइनस बाहर नहीं फेंकेगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यस और नो। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? अगर ये वीडियो की फ्रेम में नहीं है तो मैं ऊपर लिख लेता हूं, आपको दो रिजल्ट याद रखने। कितने रिजल्ट याद रखने? दो रिजल्ट याद रखने, एक होता वर्टिकल और एक होता हॉरिजॉन्टल। दो रिजल्ट मैं लिख लेता हूं, ये वाला हॉरिजॉन्टल रिजल्ट लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, के लैम्डा बाय डिस्टेंस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आपको याद रखना है। और नीचे की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा के लैम्डा बाय डी। इसको कभी कभी परपेंडिकुलर बोलते हैं, वायर के परपेंडिकुलर, तो इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, और इसको पैरेलल बोलते हैं, तो इसको कभी कभी वर्टिकल ना बोल के पैरेलल बोल देंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कोई बोलेंगे सर ये थीटा 1 थीटा 2 कैसे फॉर्मूला याद रखे? इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कर देना। इसमें देखो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, मतलब cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी। तो cos की बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, तो cos थीटा 2 छोटा एंगल है, देखो इसमें थीटा 2 छोटा एंगल दिख रहा है और थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 छोटा है, तो जितना एंगल छोटा होगा cos की वैल्यू बड़ी होगी ना, जितना एंगल छोटा होगा cos की वैल्यू बड़ी होगी। तो दिस माइनस दिस, क्या ये दोनों फॉर्मूले कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। एक लिख लो ई परपेंडिकुलर और दूसरा लिख लो वायर के पैरेलल। एक ई परपेंडिकुलर, दूसरा लिख लो पैरेलल और चढ़ा दो ऊपर। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले जो बोर्ड में क्या पूछा जाता है, बोर्ड का पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का मतलब होता है इनफाइनाइट, लॉन्ग वायर का मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लॉन्ग वायर सर कितना लॉन्ग? 50 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर वायर भी इनफाइनाइट बन जाएगा अगर इससे 1 mm की डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट इज एन रिलेटिव टर्म, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म क्यों बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट रिलेटिव? कैसे? हाथी के सामने चींटी है, वो एकदम पॉइंट है और चींटी के लिए हाथी इनफाइनाइट बन गया। मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ, इस हथेली से मैं थोड़ा सा 1 mm, कितना 1 mm डिस्टेंस जाऊं तो इस पॉइंट के लिए मेरी हथेली ये वाले डिस्टेंस इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म है, इन रियलिटी इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है। समझो कि ये वाला 1 मीटर लंबा वायर है। कितना मीटर लंबा वायर है? 1 मीटर। कितना मीटर लंबा वायर है? 1 मीटर। इस वायर से मैं यहां से 1 mm डिस्टेंस, यहां 0.1 mm डिस्टेंस पे जाऊंगा, तो इस पॉइंट पे ये वायर इनफाइनाइट जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेगा। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या समझो, इनफाइनाइट का मतलब समझो कि मैं यहां पे कोई पॉइंट लूं, तो इनफाइनाइट का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90-90 हो जाएंगे। ये भी एंगल थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90, दोनों एंगल 90 हो जाएंगे। इनफाइनाइट वायर का मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टल था इस डायरेक्शन में, वायर के परपेंडिकुलर, मान लो ये डिस्टेंस d है, तो क्या हो जाएगा? k लैम्डा बाय d sin थीटा 1, यानी कि sin 90 प्लस sin 90। sin 90 1 होता है और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2।
तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय डी। ये आपको याद रखना है 2k लैम्डा बाय डी। इसको मैं गॉस लॉ से भी बताऊंगा, आपको याद रखना है बस रिजल्ट। सर ई पैरेलल बताओ, जो वर्टिकल में नीचे की तरफ बताया था वो हो जाएगा आपका cos 90 माइनस cos 90। cos 90 वैसे भी जीरो होता है, तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टेंशन मत लो, ये सिर्फ आता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2k लैम्डा बाय डी। भाई लाइट ऐसे क्यों कर रही हो, बंद चालू क्या हो गया तुझे, ये हो गया 2k लैम्डा बाय डी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है 2k लैम्डा बाय डी ड्यू टू लॉन्ग वायर। अच्छा दूसरा पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड करा रहा हूं। पार्ट सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इंफाइनाइट वायर। कैसा इंफाइनाइट वायर, ये था इंफाइनाइट वायर, दूसरा हो गया सेमी इंफाइनाइट वायर। सेमी इंफाइनाइट का क्या मतलब ये वायर इंफाइनाइट था, बीच में से आधा काट के फेंक दिया। ओहो, मतलब ये वायर यहां से यूं समझो डी डिस्टेंस पे जाना है अपने को, और नीचे से काट के फेंक दिया, लेकिन अभी भी ऊपर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब देखो ये एंगल अभी भी 90 हो जाएगा, ये एंगल लगभग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और थीटा 2 0 हो जाएगा। तो थीटा 1 कितना हो गया, 90, थीटा 2 कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 सिंपली आ जाएगा k लैम्डा बाय डी, k लैम्डा बाय डी। ये पैरेलल इस पर आएगा, कितना आएगा, k लैम्डा बाय डी cos थीटा 2 यानी cos 0 कितना हो जाता है, 1 माइनस cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा k लैम्डा बाय डी। इसका साफ मतलब है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, दोनों बराबर होगी, तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आएगा √2k लैम्डा बाय डी। तो ये आ जाएगा आपका ई नेट, और ई नेट की वैल्यू आ जाएगी √2k लैम्डा बाय डी। क्या समझ में आया नहीं आया, ये ई नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई नेट, और ये 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। क्या ये आपको समझ में आया अच्छे से, बहुत बढ़िया। सर इससे जेई और नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूं। थोड़ा टफ लग रहा होगा, टेंशन मत लो, आराम से समझो। कॉपी के ऊपर 2 फॉर्मूले चढ़ा दो, कॉपी के ऊपर 2 फॉर्मूले चढ़ा दो, टेंशन नहीं लेना। E परपेंडिकुलर इक्वल टू k लैम्डा बाय डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, बस। दूसरा k लैम्डा बाय डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, खत्म। 2 फॉर्मूले चढ़ा दो। जैसे ही वायर इनफाइनाइट हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय डी। जैसे ही सेमी इनफाइनाइट होगा, एक एंगल 0 हो जाएगा, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, और ये वाली चीज 1 हो जाएगी, तो k लैम्डा बाय डी इधर आ जाएगा, k लैम्डा बाय डी नीचे आ जाएगा, तो नेट बीच में आ जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया, फटाक से, बहुत बढ़िया। सर और क्या होता है, और चीजें बताता हूं, इसका एप्लीकेशन बताता हूं कि इन रियलिटी आपको समझ में आया नहीं आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। आपके पास एक वायर है, आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला आपको आया नहीं आया। देखो ये वाली चीज देखना कि इस वायर से यहां पे एक पॉइंट है, इस वायर से, कोई नहीं पॉइंट को आगे बढ़ा दो, ये वाली डिस्टेंस आपकी a है, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, a, ये वाली डिस्टेंस a है, और इस लाइन से ये वाला एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये वाला टोटल है 60 डिग्री, और इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर, ये वायर यहां से यहां तक है, यहां से। तो इस टुकड़े पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहां पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस एक्सिस से ये वाले डिस्टेंस, नीचे वाले डिस्टेंस की पॉइंट A है, तो आपको ये बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, सर थीटा 1 आपको पता है, सर थीटा 1 कौन सा लूं, थीटा 1 वो जो इस परपेंडिकुलर लाइन से यहां तक एंगल हो 60, थीटा 2 कितना, थीटा 2 बच्चे ले लेते 30 डिग्री, लेकिन वो गलत हो जाता है। थीटा 2 गलत क्यों हुआ, रीजन समझना, क्योंकि थीटा 2 नीचे मेजर किया था। अब की बार देखो थीटा 2 कहां मेजर कर रहे हैं अपन, थीटा 2 जो वायर के 2 एंड, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड,
तो थीटा 1 भी ऊपर वाला एंड तक गया और थीटा 2 के लिए नीचे है, क्योंकि पिछली बार तो एंड नीचे था ना वायर का, इस बार वायर का एंड ऊपर है तो थीटा 2 ऊपर चला गया, तो इसलिए ये चीज -30 ले लो। क्या ले लो? -30। क्या ले लो? -30। अच्छा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए, 9। यहां पे डी ए नहीं होगा, फिर से समझो, डी बराबर ए नहीं होगा। रीजन बताता हूं, सुनना, रीजन सुनना, क्योंकि पिछली बार जो डी लिया था वो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। यस और नो? ओहो सर, ये वाली चीज गिवन है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा a cos 30, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a cos 30। कई बच्चों ने d बराबर a लिखा होगा, लेकिन वो गलत है। d बराबर a cos 30, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। इस वायर, अगर यहाँ पे वायर नहीं है ना, तो वायर को अपने मन से एक्सटेंड कर दो, अपने मन से क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो, ये तरीका है। तो d की वैल्यू आ गई a cos 30। थीटा 1 आ गया, क्योंकि देखो थीटा 1 तो इस डायरेक्शन में, थीटा 1 कहां से? परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर वाला एंड है, और थीटा 2 परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला एंड, पर नीचे कोई एंड ही नहीं है तो ऊपर गए, इसलिए -30 लिया। क्या समझ में आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया। d = a cos 30। अब इसका आंसर लिखना फटाक से, बहुत इजी हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले पढ़े, अप्लाई करो, क्या हो जाएगा? k λ/d, d का मतलब a cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू sin थीटा 1, sin 30 यानी कि sin 60 प्लस sin -30, और ये वाला माइनस साइन बाहर फेंक देता है और ये हो जाएगा -sin 30। एक ये आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला, ये था परपेंडिकुलर, पैरेलल में क्या हो जाएगा? k λ/d और d की वैल्यू हो जाएगी a cos 30 यानी कि √3/2 इंटू cos थीटा 2 cos 30, और माइनस का टेंशन ही मतलब, क्योंकि cos माइनस को खा जाता है। माइनस cos 30 माइनस cos थीटा 1 कितना? cos 60। क्या समझ में आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो ये सॉल्व कर देना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लेना। कई बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया होगा, वीडियो को फिर से रिपीट मारना, वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब अच्छे क्वेश्चन कराते हैं जो पूछे गए। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसा वायर है स्क्वायर फ्रेम में। किस फ्रेम में? स्क्वायर फ्रेम में, और हर पे लैम्बडा कूलम पर मीटर। इस वायर की यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम पर मीटर, और ये वाली स्क्वायर फ्रेम की साइड L गिवन है। स्क्वायर फ्रेम की साइड कितनी गिवन है? L। ये स्क्वायर फ्रेम है। कैसी फ्रेम है? स्क्वायर फ्रेम। कैसी फ्रेम है? स्क्वायर फ्रेम, और साइड L गिवन है, पूरे पे लैम्बडा कूलम पर मीटर, पॉजिटिव चार्ज पूरे पे वायर पे है, ठीक है? आपको क्या पूछा वो समझने की कोशिश करना। पूरे पे लैम्बडा कूलम पर मीटर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका जो सेंटर होगा ना, ई सेंटर पे कितना होगा, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बात पूछी मैंने। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है। कैसे? इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक वायर होता है, उस वायर की वजह से समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाएंगे तो पैरेलल में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर आएगा। तो ऊपर वाले वायर की वजह से नीचे होगा, और नीचे वाले वायर की वजह से ऊपर होगा। इस वाले वायर की वजह से इधर होगा, और इस वाले वायर की वजह से इधर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फटाक से सारे बच्चे देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, फटाक से देखो सारे बच्चे। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 हो गई, बहुत बढ़िया। अब सर इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाओ, ये तो सब बच्चों ने बेसिक था समझ लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि आपके पास दो वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है, उसको मैंने बीच में से मोड़ दिया, मतलब यहां ओरिजिन से मोड़ दिया, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसे, और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे। फिर मैंने क्या बोला, इस पॉइंट से इस वायर से कितने डिस्टेंस पे? इस वायर से 1 मीटर डिस्टेंस पे, इस वायर से 1 मीटर डिस्टेंस पे। कितने मीटर डिस्टेंस पे? 1 मीटर।
और यहां से भी कितने मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिखा, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और दोनों वायर है वो लैम्बडा कूलम पर मीटर, लैम्बडा कूलम पर मीटर, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर। यूं समझो एक इनफाइनाइट वायर था, उस इनफाइनाइट वायर को मैंने बीच में से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का। एक को वाई एक्सिस पे रख दिया, एक को एक्सिस पे रख दिया। अच्छा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। एक काम करो, इसको वायर नंबर 1 दे दो और इसको वायर नंबर 2 दे दो। क्या वायर 1 और 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाएगा? बिल्कुल, फिर दोनों को ऐड कर देना है। अच्छा, इस वायर 1 की वजह से इस वायर 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। अरे इस पॉइंट से ये वाला एंगल 45 है, तो क्या ये वाला एंगल भी 45 होगा? और ये वाला एंगल तो 90 होना है। अच्छा, तो वायर 1 से फॉर वायर 1 के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा आपका 90 और थीटा 2 हो जाएगा आपका 45 डिग्री। थीटा 2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये नेगेटिव नहीं ले रहा हूं क्योंकि नीचे की तरफ कंसीडर हो रहा है। 45 किधर हो रहा है, नीचे, और नीचे को मैंने जब प्रूफ कर रहा था तब माइनस ले लिया था। तो थीटा 1 90, थीटा 2 45 डिग्री, और डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर गिवन। डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 1 मीटर। बहुत बढ़िया। और लैम्बडा चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा वायर 1 की वजह से, k लैम्बडा बाय d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, sin 91 और sin थीटा 2 1/√2। क्या समझ में आया, नहीं आया? ये इस वायर के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला कंपोनेंट, और इस वाले कंपोनेंट को मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो आई कैप आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, उसको लिखोगे E पैरेलल, और E पैरेलल आ जाएगा k लैम्बडा बाय d cos थीटा 2, cos 45 कितना होता है, 1/√2, माइनस cos 90 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये वाला नीचे की डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि यूं समझो ये 45 डिग्री वाला और ये 45 डिग्री वाला, यहां से 45 डिग्री वाला नीचे को बैलेंस कर जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की वजह से नीचे आएगा। यूं समझो तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 वैसे भी नीचे आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा माइनस j कैप। क्या ये समझ में आया, नहीं आया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वायर की वजह से ले ली। अब फॉर वायर सेकंड वायर के लिए बात कर रहे हैं। फॉर वायर 2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, E परपेंडिकुलर। अब देखो इस वायर को भूल जाओ, इस वायर 2 के लिए ये थीटा 2 90 हो जाएगा। थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90, और थीटा 1 अगेन उल्टा बोलो, थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90, और थीटा 2 कितना हो जाएगा, 45, और डिस्टेंस अगेन 1 मीटर है। डिस्टेंस अगेन कितनी है, 1 मीटर है। तो अब की बार देखो, इस वायर को यूं समझो, इस वायर को यूं देखोगे तो ऊपर की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, k लैम्बडा बाय d 1 प्लस sin 90 अपॉन sin प्लस sin 45, ऊपर की तरफ है मतलब j कैप, ऊपर की तरफ है मतलब क्या, j कैप। अच्छा, ये पैरेलल क्या हो जाएगा, सर ये i कैप और j कैप क्या होते हैं, x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बतानी हो तो यूनिट वेक्टर i कैप होते हैं, और j कैप लेते y एक्सिस के अलोंग। बहुत बढ़िया। तो ये पैरेलल क्या हो गया, k लैम्बडा बाय d, लेकिन इस बार देखो इस वायर की वजह से पीछे की तरफ होगा। इस वायर को नहीं देख रहे हो, सेकंड वायर को देखो, तो पीछे की तरफ होगा, और पीछे की तरफ है तो माइनस आई कैप लेना पड़ेगा। k लैम्बडा बाय d cos थीटा 2 1/√2 माइनस 0 माइनस आई कैप। क्या समझ में आया, नहीं आया? बहुत बढ़िया। आपको चाहिए ई पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे पूछी थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, इन सब का सम हो जाएगा। इन सब का सम होगा तब आप देखो, ये वाला माइनस आई कैप है तो k लैम्बडा बाय √2, और वहां पे प्लस 1/√2 में आई कैप पड़ा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहां से k लैम्बडा बाय d आई कैप, k लैम्बडा बाय d आई कैप। बहुत बढ़िया। यहां देखो k लैम्बडा बाय d प्लस का j कैप है और ये प्लस का 1/√2 है, ये माइनस का 1/√2 पड़ा है, ये और ये 1/√2 कैंसिल, तो आ जाएगा k लैम्बडा बाय d प्लस का j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ आ गई। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2k लैम्बडा बाय d। क्या समझ में आया, नहीं आया? और d की वैल्यू 1 है तो आंसर आ जाएगा √2k लैम्बडा। d की वैल्यू 1 मीटर की 1 है तो कितना आ गया, √2k लैम्बडा। सबको समझ में आया, नहीं आया? फटाक से देखो सारे बच्चे, देखो अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दे देता हूं, एक होमवर्क बनता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, एक होमवर्क ले जाओ। और होमवर्क नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, आपने इस क्लास में कितना सीखा वो कैसे पता चलेगा। अच्छा, आपके पास क्या है, ऐसी एक सर्कुलर फ्रेम है, ऐसा सेमी सर्कुलर बोल सकते हो, इसकी रेडियस आर गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है? आर गिवन है। बहुत बढ़िया, इसकी रेडियस कितनी गिवन है? आर गिवन है। और पूरे पे प्लस चार्ज है, पूरे पे क्या चार्ज है? प्लस चार्ज। पूरे पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। आपको यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत बढ़िया, इसका करने का तरीका बता देता हूं, आपको नहीं आता उनको। थीटा पे जाना और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिख लेना, और लैम्बडा कूलम पर मीटर गिवन है, तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लेना, वहां का डी क्यू चार्ज लिखना, उस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, छोटा सा डी। अब डी को सीधा इंटीग्रेट मत कर लेना थीटा से पाई तक, क्यों नहीं करना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दो कंपोनेंट तोड़ देना, ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, उसको फिर इंटीग्रेट कर देना 0 से पाई तक। एक ये वाला कंपोनेंट है, तो ये वाला कंपोनेंट, दोनों आंसर कमेंट में करना है, तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन होमवर्क में था, होमवर्क फर्स्ट। होमवर्क सेकंड भी ले लो। होमवर्क सेकंड क्या बोल रहा है कि आपके पास ऐसे दो बार है, ऐसा एक स्क्वायर फ्रेम दे रखी है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। एक स्क्वायर फ्रेम दे रखी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे है आपका नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। आपको क्या पूछा? ये स्क्वायर है, इसकी साइड एल है, स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड एल है, और ये वाला माइनस लैम्बडा कूलम पर मीटर है, और ये वाला प्लस लैम्बडा कूलम पर मीटर है। ये भी प्लस लैम्बडा कूलम, ये माइनस लैम्बडा कूलम। आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है? इस सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेंटर पे। ये आपका होमवर्क हो गया, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको मजा आएगा। हो सकता है थोड़े टफ क्वेश्चन लगे, पर जब आप थोड़ा लेवल बढ़ा के प्रिपरेशन करोगे ना, तो जेई के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप जेई एडवांस पढ़ोगे तब जाके जेई मेंस अच्छे से होगा। आप नीट वाले थोड़ा सा जेई मेंस लेवल तक का पढ़ोगे ना, तब जाके नीट के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आप नीट से भी कम लेवल से पढ़ रहे हो, बोर्ड का पढ़ रहे हो, फिर जाके एग्जाम देना बहुत टफ हो जाएगा। फिजिक्स के केस में बता रहा हूँ, बायो और केमिस्ट्री में फिर भी हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, आपको आराम से समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो फटाक से सारे बच्चे नोट करो और होमवर्क कमेंट में करना, और लाइक और शेयर मत भूलना, ठीक है।